नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपियों को पकड़ने का पुलिस का बड़ा प्लान। हिंसा के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। सीसीटीवी में दिखे आरोपियों के स्टिल फोटो निकाले जाएंगे। होर्डिंग्स के साथ चौक चौराहों पर लगेगी आरोपियों की फोटो। हिंसा के सभी आरोपियों पर पुलिस रखेगी इनाम। आरोपियों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। शुक्रवार की दोपहर कानपुर को सुलगाने की जो साजिश रची गई, शहर के परेड इलाके में नई सड़क पर यतीम खाने के पास लोगों की भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। 4 घंटे तक सड़कों पर चली हिंसा के बाद अब बारी गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारियों के सिलसिले के बीच अब हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी के साथ उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे, ये है हयात जफर हाशमी पुत्र रसीदुल जफर, जावेद अहमद खान पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, मोहम्मद राहिल पुत्र अब्दुल, चौथा है मोहम्मद सुफियान पुत्र साकेत नियासी। कानपुर को सुलगाने की साजिश करने वाले पत्थरबाजों की क्राइम कुंडली को लगातार पुलिस खंगाल रही है। हिंसा की साजिश रचने वालों के पास से अब तक बरामद हुए सबूतों की पड़ताल लगातार जारी है। आरोपियों के पास से बरामद हुए 6 मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच के बाद अब बारी आरोपियों के खाते की जांच की है। कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। कानपुर के गुनहगारों पर कानून का शिकंजा अब धीरे धीरे कसने लगा है। केस में पीएफआई का नाम आने के बाद अब सबूतों की बिना पर जांच की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। शिकंजे में साजिशकर्ता अपनी सच्चाई कबूल रहे हैं और एक एक किरदार की पहचान के बाद उनके अपराध को इंसाफ के तराजू में तौला जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट और सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनिल, जाहिर तौर पर हालांकि हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। जाहिर तौर पर सवाल मकसद को लेकर है। आखिर किस मकसद के साथ कानपुर की सड़क पर उपद्रव किया गया? क्या कुछ निकलकर सामने आया? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जब कानपुर में थे, तब वेल प्लान तरीके से ये पूरा बवाल जो है वो उसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक दिन का नहीं था, ये कई दिनों की प्लानिंग का हिस्सा था। और उसके बाद तमाम जो बवाली थे, जो हिंसक भीड़ थी, दंगाई थे, उन्होंने इसी चौराहे से आगे बढ़ते हुए नई सड़क पर ये पूरा हंगामा, पूरा बखेड़ा खड़ा किया। तो मास्टरमाइंड पकड़ लिया गया, लेकिन अभी बहुत से एक्यूज्ड हैं, हजारों में इनकी संख्या है, क्योंकि आरोपी सभी हैं जो कल हिंसा में शामिल थे, वो सभी आरोपी हैं। उनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती है, उसमें बहुत से लोग अज्ञात हैं। तो अब ऐसे लोगों को इन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो सड़कों पर लगे हुए हैं, अगल बगल की इमारतों पे लगे हुए, खंभों पे लगे हुए इन सीसीटीवी फुटेज से उन सबकी स्टिल फोटोग्राफ्स निकाले जाएंगे। आपको याद होगा लखनऊ में जब सीएनआरसी का दंगा हुआ था, तो होर्डिंग्स में छोटे छोटे फोटोग्राफ्स लगाए गए थे पुराने लखनऊ में, हजरतगंज हर इलाके में, और लोगों से अपील की गई थी कि इनको आइडेंटिफाई करें, इनको पकड़ाने में मदद करें। तो उसी टेक्निक का सहारा यहाँ कानपुर पुलिस भी लेगी। जो स्टिल फोटोग्राफ्स निकाले जाएंगे वीडियो से, उनके होर्डिंग्स लगाए जाएंगे चौक चौराहों पर और लोगों से अपील की जाएगी कि इनको आइडेंटिफाई करें, इनको पकड़वाने में मदद करें, उनके सर पर इनाम भी रखा जाएगा। तो निश्चित ही लखनऊ में भी इस तरह से बहुत से लोग पकड़े गए थे, तो कानपुर में भी इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके पुलिस जो है आरोपियों को पकड़ना चाहती है। बाकी जो लोग पकड़े गए हैं वो खुद अपने साथियों के नाम बताएंगे कि कौन कौन शामिल थे इस भीड़ में, कौन मास्टरमाइंड था। और देखिए, ये पुलिस अब कह रही है कि ये जो पूरा जो ये बवाल हुआ, हिंसा हुई, ये सिर्फ कानपुर तक ही सीमित नहीं था। इसके तार जो है स्टेट के बाहर दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल जो घटना हुई इसमें दूसरे राज्यों के भी लोग शामिल थे। नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग कानपुर आए हुए थे, वेस्ट बंगाल से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो वेल प्लान तरीके से कई दिनों से इसकी प्लानिंग हो रही थी। इस प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। धन्यवाद अनिल इस जानकारी के लिए। हालांकि आरोपियों की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा, उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, होर्डिंग्स लगाई जाएंगी आरोपियों की। जाहिर तौर पर पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ये कहना है सुरेश खन्ना का। तो कानपुर हिंसा पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
में जो एफबीआई का एफपीआई का नाम भी आया है, पीएफआई का नाम आया, तो कितना कड़ा संदेश ऐसे लोगों को जो उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं सर। सभी कानून को अपने हाथ में लेगा सर, उसके खिलाफ कड़ाई और सख्ती तो होगी। बढ़ते आगे, हापुड़ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी। ये कहना है पीएम का। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा हुआ। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा हुआ था। 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी जख्मी हुए थे। 9 लोगों की मौत हुई थी। वहीं ट्वीट किया पीएम ने, लिखा उत्तर प्रदेश के हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के इलाज और दूसरी हर संभव सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी है। तो हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत हुई। कई लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हापुड़ में दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से अब तक 9 कर्मचारियों की मौत हुई। वहीं हादसे में दर्जन भर लोग जख्मी हुए। हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर के 15 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको की प्राथमिकता पर टॉप मोस्ट लेवल पर लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है और जिनको सुरक्षित तरह से हर संभव इलाज कराया जा रहा है। अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने और हमारी जो रिलीफ और रेस्क्यू की टीम्स है वो सभी काम कर रही हैं। हम सभी संभव आयामों पर इसमें विश्लेषण अपना कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही घटना के गहराई तक जाकर जो भी दोषी होगा उससे कठोर करेंगे। और हमारे साथ सहयोगी अभिषेक इस पूरी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हर एक चीज बताइए। जिस तरीके से खबर पहले आई कि बॉयलर फटा, 9 लोगों की मौत हुई, कई जख्मी हुए, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जब यह हादसा हुआ अब तक क्या कुछ हुआ? देखिए राहुल, मैं नीचे झुका हूं और ये प्लास्टिक का सब्सटेंस मैंने उठाया है। ये वो चीज है जो बच्चे गोली चलाते हैं, बारूद भरकर हवा में जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यहाँ परमिशन थी, लेकिन खेल कुछ और ही चल रहा था। यहाँ लाइव तस्वीरें सीधी दिखाऊंगा, कितना भयानक हादसा था। ये रूही इंडस्ट्रीज है, F128 फेज 1, और ये देखिए हालत क्या हुई है। ये गेट मैंने खोला है, जरा ये लाइव तस्वीरें देखेंगे फैक्ट्री के अंदर की, दिल दहल जाएगा इन तस्वीरों को देखकर। हाथ धमाका कितना जबरदस्त है, पूरी छत उड़ी हुई है। ये टीन शेड्स आप देख रहे हैं, इसमें क्या हालत हुई होगी उन मजदूरों की, जिन 9 मजदूरों की जान गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ये बात कही जा रही थी, जो परमिशन थी, फॉरेंसिक यूनिट अंदर जांच कर रही है। निसंदेह इनको सबूत मिल चुके हैं कि मानकों के विपरीत काम दूसरा यहाँ हो रहा था। ये अभी पुलिस का पहरा यहाँ पर है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक नजर मैंने दिखा दी। ये उस मालिक की कार है जो इस हादसे के वक्त यहाँ थी, इसके बाद ये भागा है और 9 मजदूरों की जान गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि बिल्कुल पूरी तरीके से झुलस गए थे। बॉयलर की बात अगर होती तो लोहे के बड़े बड़े टुकड़े आके गिरते, लेकिन टीन शेड जिस तरीके से गिरे में जरा देखिए आप। ये तो प्लेन है, उड़ के वहां से आए, छत देखिए कहाँ है, कहां से उड़कर यहाँ गिरे हैं। और एक और राहुल मैं तस्वीर दिखा दूंगा आपको, हैरत करेंगे। उड़ उड़ के टीन शेडों को इस तरीके से ये फोल्ड हो गए जैसे ये गत्ते के हों। ये गत्ते के नहीं है, टीन शेड हैं वाकई में। और ये वहां से उड़कर यहाँ आए। धमाके पर ये जो ब्लैकनिंग आप देख रहे हैं, ये ब्लैकनिंग जो है ये साफ बताती है कि ये बारूद की ब्लैकनिंग है। ऐसी ब्लैकनिंग पुलिस वाले अच्छी तरह पहचानते हैं। ये जो गाद आप देख रहे हैं ना, ये बारूद की गाद है, गंध यहाँ बारूद की है। साफ ये पता चलता है कि ये जो आप सड़क देखिए, मैं सड़क दिखाऊंगा आपको। इस सड़क पर ये जो समझा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा, जाहिर तौर पर लापरवाही बरती गई। सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। जिस तरीके से गोरखपुर के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीएम योगी, हालांकि पहले ही पहुंच चुके हैं और गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन हो रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट के साथ उनकी पत्नी, परिवार उनका इससे पहले कानपुर अपने गांव में थे। पौरख में कल प्रेसिडेंट पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम भी हुआ, वहां
पीएम मोदी और सीएम योगी भी पहुंचे थे और आज गोरखपुर में गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर गोरखपुर में मौजूद हैं प्रेसिडेंट। तो पूजा पाठ महंत वैद्यनाथ की कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तस्वीरें आपको सीधी लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की। सीएम योगी साथ में मौजूद। हालांकि कल सीएम खुद पहुंच चुके थे, इससे पहले उन्होंने निरीक्षण किया था सर्किट हाउस से लेकर रामगढ़ ताल, जहां जहां प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम तय राष्ट्रपति का, वहां वहां उन्होंने निरीक्षण किया। और आज जब पहुंचे प्रेसिडेंट पूरे परिवार के साथ, कार्यक्रम हर एक कार्यक्रम आपको न्यूज स्टेट दिखा रहा है। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ का दौर जारी है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद परिवार के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, सीएम योगी मौजूद है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, लाइव तस्वीर गोरखपुर की। देखिए पहले से कार्यक्रम तर हालांकि तय है और सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त। कल कानपुर में, तो आज कानपुर देहात में थे कल राष्ट्रपति अपने गांव परौथ में, और आज गोरखपुर में मौजूद है। सहयोगी दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? हालांकि अभी प्रेसिडेंट जो कि गोरखनाथ मंदिर में है, क्या कुछ आगे कार्यक्रम? देखिए, अभी वो गीता प्रेस से गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं। गीता प्रेस में लगभग 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहा। राष्ट्रपति ने जहां पे गीता प्रेस में जाकर के लोगों से मुलाकात की। गीता प्रेस की जो लीला चित्र मंदिर है, जहां पे धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन होते हैं, उन सभी जगहों पर गए और पूरे गीता प्रेस को उन्होंने देखा, समझा। और ये उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि पिछले कई दशकों से वो गीता प्रेस से जो प्रकाशित पत्रिका कल्याण है, उसके वो नियमित पाठक रहे हैं और लगातार गीता प्रेस के पुस्तकों को पढ़ते रहे हैं। आज उनको पहली बार यहाँ पे जब पहुंचे हैं तो बेहद आनंद की अनुभूति हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार और वो गीता प्रेस आना चाहते हैं, यहाँ की भव्यता और दिव्यता को एक बार और जानना और समझना चाहते हैं। लगभग 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम गीता प्रेस में रहा। अभी गोरखपीठ गए हैं। गोरखपीठ में गुरु गोरक्षनाथ का उन्होंने आशीर्वाद लिया है और अब मंदिर में है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ उनका आतिथ्य कर रहे हैं और साथ ही मंदिर में जो गौशाला है, साथ ही जो वहाँ तमाम देवी देवताओं के मंदिर है, उन सभी जगहों पे अभी राष्ट्रपति जा रहे हैं। 1 घंटे के बाद वो नौकायन पहुंचेंगे। नौकायन में जहाँ पे सर्किट हाउस है, वहाँ रात विश्राम करेंगे। लेकिन उसके पहले नौकायन क्षेत्र में पिछले 4 सालों की अगर बात करें, जिस तरह से इस पूरे एरिया को योगी सरकार ने बेहतरीन तरीके से पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाया है, वहां पे निरीक्षण करेंगे। और एक लेजर लाइट शो यहाँ पे अभी आयोजित होने वाला है, इसमें राष्ट्रपति शामिल होंगे। गोरखपुर के इतिहास को लेकर के एक आधे घंटे की फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म को लेजर लाइट शो के जरिए राष्ट्रपति देखेंगे और सर्किट हाउस में ही रात विश्राम करेंगे। कल सुबह 8:30 बजे यहाँ से मगहर जाएंगे। मगहर में संत कबीर अकादमी का जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले शिलान्यास किया था, अब उसका वो लोकार्पण कल राष्ट्रपति के हाथों होना है। तो कुल 20 घंटे का पूरा कार्यक्रम आज जब दोपहर में पहुंचे, आज लेकर के कल तक गोरखपुर में उनका है। और इस कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जब इसके पहले आते थे, जिन जिन लोगों से मिलते थे, अपनी पुरानी यादें भी उन्होंने साझा की। तो पूरी तरह से अगर कहें तो राष्ट्रपति का कार्यक्रम गोरखपुर में जो गीता प्रेस के कार्यक्रम से शुरू हुआ, वो लगातार जारी है और अब से कुछ देर बाद वो नौकायन क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। हालांकि आप रामगढ़ ताल की बात कर रहे हैं, जहां पहुंचे हुए थे सीएम, उन्होंने निरीक्षण किया था। हालांकि सर्किट हाउस का भी उन्होंने निरीक्षण किया था। तो क्या कुछ खास वहां, क्योंकि अभी तो गोरक्षनाथ पीठ में मौजूद हैं राष्ट्रपति और साथ में सीएम भी। देखिए, इसके पहले भी राष्ट्रपति 2 बार रामनाथ कोविंद गोरखपुर आ चुके हैं और इन 2 बार जब वो आए हैं, तब तक यहाँ के जो पर्यटन केंद्र के रूप में पूरा रामगढ़ ताल क्षेत्र विकसित हो रहा है, वहां पे उन्होंने जाने की इच्छा जताई थी। इस बार जो प्रोटोकॉल है, उसमें 1 घंटे का समय वहां पे उनका मिला है और उस 1 घंटे के समय में वो पूरे क्षेत्र में जिस तरह से चीजें डेवलप हुई हैं पिछले सरकार में, योगी की 5 साल में, उसको वो वहां पे देखेंगे। पर्यटन को किस तरह से गोरखपुर में एक बड़ा केंद्र बनाने की योजना योगी आदित्यनाथ लगातार चला रहे हैं, उसको देखेंगे और लेजर लाइट को देखेंगे। उनके साथ उनकी श्रीमती जी और उनकी बेटी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी और साथ ही प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होने हैं और जो पार्टी के बीजेपी के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तभी गोरखपुर आया करते थे। चुनाव में संचालन की जिम्मेदारी भी उनके हाथों में होती थी। तो यहाँ के कई लोगों से उनके पुराने यादें हैं, पुराने उनके जो जानने वाले लोग हैं, उनसे भी मुलाकात का यहाँ पे अवसर लोगों को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर कहें तो आज का जो कार्यक्रम है, अपने पुराने संस्मरणों को साझा करने और साथ ही गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष की अगर इस साल जो शुरुआत हो रही है, उसके कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करके ये बताया है कि गोरखपुर के साथ उनकी जड़ें काफी पुरानी है और
उन्हीं संस्मरणों को याद करने के लिए आज गीता प्रेस के साथ गोरक्षनाथ मंदिर और फिर यहाँ से तारामंडल इलाके में जाएंगे, जहाँ पे नौकायन क्षेत्र में वो लेजर लाइट्स को देखेंगे। हालांकि कितनी दूर गोरक्षनाथ पीठ से और तारामंडल का जो इलाका है वहां तक पहुंचने में लगेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत तो सड़क खाली रहेगी। कुछ ही पलों में देखे जाएंगे प्रेसिडेंट और इसके अलावा राज्यपाल और सीएम योगी। बिल्कुल, देखिए 8 बजे का वक्त है नौकायन क्षेत्र में उनके पहुंचने का। 8 बजे लगभग वो वहां पे पहुंचेंगे और अभी गोरक्षपीठ में है। माना जा रहा है कि 7:30 बजे के बाद गोरक्षपीठ से निकलेंगे और सीधे वो नौकायन क्षेत्र में वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे कार्यक्रम रखा गया है लेजर लाइट शो का। हालांकि वो लेजर लाइट शो के पहले इस इलाके को जिस तरह से यूपी सरकार ने डेवलप किया है, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाया है, उस तमाम जगहों के बारे में भी वो जानकारी लेंगे और जो सुंदर यहाँ पे तमाम चीजें बनाई गई हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। लगभग 1 घंटे का पूरा नौकायन पे कार्यक्रम होगा। 9 बजे के बाद फिर वो विश्राम के लिए सर्किट हाउस पहुंचेंगे। हालांकि जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है दीपक, जब गोरक्षपीठ पहुंचते हैं यहाँ पूजा पाठ का दौर चलता है, पूरे परिवार के साथ बाबा गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना वो करते हैं, नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि जिस तरीके से तस्वीर आई, बस कुछ ही पलों में वो निकलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से प्रेसिडेंट का गोरखपुर का दौरा है, हर एक तस्वीर। इससे पहले गीता प्रेस में मौजूद थे प्रेसिडेंट, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अब गोरक्षनाथ पीठ, और इसके बाद रामगढ़ताल की तरफ रवाना होंगे। बढ़ते आगे, बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। दिनेश लाल ने नामांकन के लिए पर्चा खरीदा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, आजमगढ़ में बदलाव आएगा। वहीं पर्चा खरीदने से पहले निरहुआ ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जब सरकार कोई और होती है और आपका प्रतिनिधि किसी और दल से होता है तो वो उतना काम नहीं कर पाता जितना कि आजमगढ़ की जरूरत है। जितना बाकी जगह हो रहा है वो उतना यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आजमगढ़ को एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, मुझे देना चाहिए, ताकि मैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी से मिल करके उनसे बात करके और आजमगढ़ के जितने बिंदुओं पे काम रह गया है वो सब करवा। यूपी में जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ विपक्ष जाति के आधार पर जनगणना की मांग उठा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष की इस मांग पर हमलावर होती नजर आ रही है। बिहार में जाति के आधार पर जनगणना का ऐलान किया हुआ, यूपी में भी जाति के आधार पर जनगणना की मांग उठने लगी। चुनाव से पहले जो राजभर अपनी जीत पर जातीय जनगणना के वादे करते थे, वो अब सरकार से यही मांग कर रहे हैं और राजभर की सियासी साथी समाजवादी पार्टी भी उनकी मांग पर हामी भरते नजर आ रही है। जातिवार जनगणना से पिछड़ों को क्या क्या लाभ है, ये हमारे पिछड़े समाज के जितने सांसद, विधायक, मंत्री हैं ये बता नहीं पा रहे हैं। इसको बताने के लिए हमको जरूरत है जो पढ़े लिखे लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैदान में उतार करके समाज को समझाने की जरूरत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बार बार सरकार से कहा कि आप अपने संसाधन से, जब आप कह रहे हैं कि हम डाटा सेंटर बना रहे हैं, इतने करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ डाटा में आएगा, तो क्यों न जातियों की जनगणना करा ली जाए, जिससे ये बड़े दिनों से जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए। उधर दूसरी तरफ विपक्ष की मांग पर बीजेपी सहमत नजर नहीं आ रही। जाति जनगणना का विरोध करते हुए बीजेपी फिलहाल इस फैसले पर खामोश है। देखिए, इस तरह की तमाम चीजें उठती रहती हैं। समयानुकूल तमाम परिस्थितियां देख के दल अपनी अपनी मांग रखते और सरकारें उस हिसाब से निर्णय आगे करती रहती। बिहार सरकार के फैसले के बाद जाति के आधार पर जनगणना की मांग का जिन फिर से जाग गया है। अब चुनाव से पहले जातीय जनगणना के वादे करने वाला विपक्ष अब जाति के आधार पर जनगणना का दबाव बना रहा है। देखना होगा कि बीजेपी सरकार का अगला फैसला क्या होता है। टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्ञानवापी परिसर जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना और भोग लगाना चाहते हैं, जिसकी इजाजत पुलिस प्रशासन ने नहीं दी है। उनके इस ऐलान के बाद से पुलिस प्रशासन हलकान है। स्वामी अपने मठ में नजरबंद है और पुलिस प्रशासन का इलाके में कड़ा पहरा है।
वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का ऐलान कर पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्वामी का कहना है कि वो बिना पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कि एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को रोज राग भोग की पूजा की आवश्यकता होती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको भोजन की पानी की आवश्यकता होती है। आप न्याय करिए, आप विचार करिए, आपको जो उचित लगे वो निर्णय दीजिए। हम बाध्य हैं, हमने आपके सामने शपथ ली है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा, तब तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे। स्वामी का आरोप है कि वो पहले ही एप्लीकेशन दे चुके थे, लेकिन पुलिस उसे लेने में आनाकानी करती रही। उधर पुलिस के अफसरों की दलील है कि मामला कोर्ट में है और कानूनी बाध्यता के चलते वो इसकी इजाजत नहीं दे सकते। आप यहाँ पर रास्ता ये निकल रहा है, हम ये मांग रहे हैं कि भगवान को बिना पूजा के न रखा जाए, उनको रोज राग भोग और स्नान हो। तो या तो हमको जाने दिया जाए, हम कर देंगे, या प्रशासन किसी को नियुक्त करके करवा दे और सूचना कर दे कि हो गई, या कोर्ट कर दे। हम इतना ही मांग रहे हैं, यही रास्ता है। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने मठ में हैं और मठ के बाहर कड़ा पहरा है। पुलिस का कहना है कि अगर उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में घुसने की कोशिश की तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिलहाल स्वामी अपने मठ में ही नजरबंद हैं और उनका कहना है कि कोर्ट उन्हें इजाजत नहीं देता तो किसी और से पूजा करवा सकता है। आप यहाँ पर रास्ता ये निकल रहा है, हम ये मांग रहे हैं कि भगवान को बिना पूजा के न रखा जाए, उनको रोज राग भोग और स्नान हो। तो या तो हमको जाने दिया जाए, हम कर देंगे, या प्रशासन किसी को नियुक्त करके करवा दे और सूचना कर दे कि हो गई, या कोर्ट कर दे। हम इतना ही मांग रहे हैं, यही रास्ता है। विद्या आश्रम के मठ में धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूजा करने पर अड़े हैं और पुलिस उन्हें ज्ञानवापी परिसर की ओर जाने की इजाजत नहीं दे रही। स्वामी का कहना है कि वो अपने पूजा के नियमों से बंधे हैं और प्रशासन कह रहा है कि वो अपने कानून और कर्तव्य के नियमों से बंधा है, उन्हें पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब देखना ये है कि किस तरीके से जो स्वामी जी कह रहे हैं कि जल चढ़ाने के लिए ज्ञानवापी जाएंगे, वो कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस फोर्स को यहाँ पर भारी पैमाने पर तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। एटा में संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक सत्यपाल सिंह राठौर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में व्यवस्थाओं को लेकर विधायक सत्यपाल सिंह राठौर काफी नाराज नजर आए। दरअसल समाधान दिवस पर अधिकारियों ने विधायक के लिए कुर्सी नहीं लगाई थी, जिस पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की। विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगानी शुरू कर दी। इसके बाद विधायक नाराज होते हुए समाधान दिवस से बाहर चले गए। सीट कैसे ना लगी, बिल्कुल ना लगे तो सीट कैसे ना लगी, आप बताइए, सीट क्यों ना लगी? या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा? आप बताओ सर। एडीएम का मतलब सीट तो एडीएम क्यों लगी? एडीएम तो है ना, क्यों सीट लगी? या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा? बताइए, तुम लोग डकैती हम बताएं तुम्हें सब। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।